हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में बात करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा एमपीपीएससी प्रीलिम्स व मध्य प्रदेश पुलिस मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। तो आप चैनल के लगातार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आयोग मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी यूनिट भी मैं बहुत जल्द आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास तो प्रागैतिहासिक काल से शुरू करते हैं। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल व ताम्रपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल से अगर बात करें तो हिस्ट्री में अपन पढ़ते ही हैं भारत की हिस्ट्री। इसी तरह मध्य प्रदेश का भी इतिहास है। मध्य प्रदेश की कहाँ से शुरुआत हुई, कब गठन हुआ, पहले कौन राजा महाराजा थे, कितने आक्रमण हुए, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल से अपन बात करते हैं। 3 काल इसमें बनाए हैं, पुरापाषाण, मध्य, नवपाषाण और आदि ऐतिहासिक में ताम्रपाषाण काल भी है। तो पुरापाषाण काल के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण भारत व उत्तर भारत के तत्कालीन हथियारों, औजारों तथा उद्योगों का संगम स्थल रहा था। मध्य प्रदेश का जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत था वह हथियार और औजारों के लिए, उद्योगों के लिए एक संगम मतलब एक केंद्र बिंदु रहा था। इसके बाद चलिए आगे और बात करते हैं पुरापाषाण काल में भारत मध्य प्रदेश के बारे में। नर्मदा, चंबल, बेतवा, सुनार एवं सोन नदी घाटियाँ तथा भीमबेटका, आदमगढ़, जावरा, रायसेन तथा पंचमढ़ी आदि स्थल पुरापाषाण से संबंधित थे। तो पुरापाषाण से संबंधित कौन कौन से स्थल थे वो मैंने आपको बताए हैं यहाँ। प्रमुख औजार के बारे में बात करें तो बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी, हत्थे वाली कुल्हाड़ी व खुरसना व गुष्ठ, तो ये प्रमुख औजार थे पुरापाषाण काल के। सीहोर जिले के हथनौरा से मानव जीवाश्म 5 दिसंबर 1982 को प्राप्त हुए नर्मदा मानव। तो सीहोर जिले के जो हथनौरा है उससे मानव जीवाश्म जो प्राप्त हुए मध्य प्रदेश में प्रथम बार 1982 में प्राप्त हुए थे। तो पुरापाषाण के काल के बारे में जानकारी थी कि पुरापाषाण काल में मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ। चलिए आगे बात करते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के बारे में अगर अपन बात करें तो होशंगाबाद, आदमगढ़, शैलाशय से 25,000 लघु उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? होशंगाबाद जो जिला है उसमें, अब नर्मदापुरम इसका नाम कर दिया गया है अगर आप अभी पढ़ेंगे इसमें। लेकिन पूरा होशंगाबाद में आदमगढ़ शैलाशय से 25,000 लघु उपकरण प्राप्त किए हैं। आदमगढ़ से मानव के पशुपालक होने के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बाघ की गुफाएं इसी से उपकरण की प्राप्ति हैं। तो जो आदमगढ़ से मानव के जो पशुपालक होने के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए? तो आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं, मध्यपाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीएससी में पूछे गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन कि आदमगढ़ से मानव के पशुपालक होने के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आदमगढ़ से। बाघ की गुफाएं इसी से उपकरणों की प्राप्ति हैं। तो मध्यपाषाण काल के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में भोपाल, मनु भवन टेकरी, नेवरी गुफा तथा श्यामला हिल्स पहाड़ी के शिलाशय में लघु पाषाण उपकरण की प्राप्ति हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? तो नवपाषाण काल में मनु भवन जो टेकरी हैं लाल घाटी की ओर, भोपाल में नेवरी गुफा तथा शैलाशय पहाड़ी की उससे लघु शिलाक प्राप्त हुए हैं। तो ये अपन ने बात की थी नवपाषाण, मध्यपाषाण और पुरापाषाण में मध्य प्रदेश के बारे में। इसके चलिए आगे और बात करते हैं और कहाँ कहाँ से जो प्राप्त हुए हैं। जबलपुर से, तो जबलपुर से बात करते हैं। भेड़ाघाट, तिलवाड़ा घाट तथा लेमटा घाट से मानव की बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? तो भेड़ाघाट, तिलवाड़ा घाट तथा लेमाटगढ़ से मानव के। अगला क्वेश्चन है रीवा। सोन नदी, तलहटी तथा इटार पहाड़ी, बनास तथा मोहन नदी घाटी के मध्य उपकरणों की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो सोन नदी, तलहटी घाटी तथा इटार पहाड़ी, बनास तथा मोहन नदी घाटी के मध्य उपकरणों की प्राप्ति हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी में अगर अपन आगे बात करें नवपाषाण, पूरा, मध्यपाषाण के बाद एक और काल ताम्रपाषाण काल। हिस्ट्री में अगर पढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज से इसको बताया जाता है। लेकिन चलिए आगे शुरू करते हैं। वीडियो मध्य प्रदेश से है ये। मालवा क्षेत्र के नवदा टोली, नागदा, कायथा, एरन तथा आवरा तथा बेस नगर से अवशेषों की प्राप्ति हुई है। ताम्रपाषाण काल में प्राप्ति हुई है, जिसमें मृत भांड, धातु निर्मित बर्तन प्राप्त हुए हैं। जबलपुर से कुल्हाड़ी, तांबा, टीन निर्मित प्राप्त हुए हैं। और अगर अपन रायसेन से बात करें तो रायसेन जिले के भीमबेटका में
लगभग 700 शिलाशय प्राप्त हुए हैं। कितने शिलाशय प्राप्त हुए हैं? तो 700 शिलाशय प्राप्त हुए हैं। होशंगाबाद जिले के पनारपानी ग्राम में मामा भान शिलाशय से लगभग 19 चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ताम्रपाषाण काल में बात ही है मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जगह से कौन क्या प्राप्त हुआ है, रायसेन से, जबलपुर से। ठीक है फ्रेंड्स। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो लोहा युग, जिसमें लोहो की खोज हुई थी। तो चलिए, भिंड, मुरैना, ग्वालियर से दूसर चित्रित मध्भांड व अवशेष प्राप्त हुए हैं जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। ऐतिहासिक काल के बारे में अगर मध्य प्रदेश के अपन बारे में जानकारी जुटाते हैं तो इसे लोह युग भी कहा गया, जिसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर से दूसर चित्रित व मध्भांड अवशेष प्राप्त हुए हैं जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता को कौशनिक उपनिषद में विद्या पर्वत का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण तथा नवदिकोर साहित्यों में खेमों का उपलब्ध है। ऐत्रेय ब्राह्मण में निषाद जातियों के लोगों का उल्लेख जो मध्य प्रदेश में घने जंगलों में रहते थे। तो ऐतिहासिक काल में कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त हुई है मैंने आपको यहाँ बताई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश के बारे में ही जानकारी। चलिए और आगे वीडियो को शुरू करते हैं। पुराणों के कालखंड, तो पौराणिक कालखंड जो है, पौराणिक कालखंड उनके बारे में बात करें। पुराणों में मध्य प्रदेश क्या है, तो मध्य प्रदेश पौराणिक कथाएं। कारकोट नागवंशी राजा नर्मदा के किनारे काठी के शासक थे और उन्होंने अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरकुत के साथ किया था, जिसने रेवा के नाम पर परिवर्तित कर नर्मदा कर दिया। रेवा का नाम था परिवर्तित कर नर्मदा कर दिया। तो पौराणिक कथाओं से ज्ञात होता है ये। मुचुकुंद ने मंदाता खंडवा की स्थापना की। कालांतर में यदुवंश की एक शाखा के राजा माहिष्मति ने मंदाता नगरी पर अधिकार कर माहिष्मति रख दिया था। तो पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि कारकोट नागवंशी जो राजा नर्मदा के किनारे काठी के शासक थे, उन्होंने अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरकुत के साथ किया, जिसने रेवा नदी का नाम परिवर्तित कर नर्मदा रख दिया। किसने परिवर्तित? इन्होंने। रेवा नदी पहले कहते थे नर्मदा को, इनका नाम नर्मदा रख दिया। रामायण काल, तो रामायण काल के बारे में देखिए। मध्य प्रदेश के महाकांतार तथा दंडकारणी वन स्थित थे। कालिदास के रघुवंशम के अनुसार कुश श्री राम के पुत्र व क्षुत्रघाती शत्रुघ्न के पुत्र ने क्रमशः दक्षिण कौशल व दक्षिणात विदिशा पर शासन किया। किसने किया? कुश जो है श्री राम के पुत्र थे और शत्रुघाती मतलब शत्रुघ्न के जो पुत्र थे उन्होंने शत्रुघाती उन्हें दक्षिण कौशल व दक्षिण विदिशा पर शासन किया इन्होंने। तो रामायण काल से जानकारी प्राप्त होती है। रामायण, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार अंतिम वैश्विक मानु के वश पुत्रों में से कुरुश ने कारुश देश की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में बघेलखंड से जाना जाता है। किससे जाना जाता है वर्तमान में? बघेलखंड से। महाभारत जो काल उसके बारे में बात करें। चलिए, महाभारत। दैत्य दंतवर्क के नाम पर दतिया जिला दंतवर्क को भगवान श्री कृष्ण ने पराजित किया, जिसके पश्चात श्री कृष्ण कहलाए। इसी आधार पर ग्वालियर पहाड़ियों को गोपालगिरी के नाम दिया गया है। तो महाभारत काल में देखें तो दैत्य दंतवर्क के नाम पर दतिया जिला दंतवर्क को भगवान श्री कृष्ण ने पराजित किया, जिसके पश्चात वे गोपाल कक्ष कहलाए। इसी आधार पर ग्वालियर पहाड़ियों की गोपालगिरी कहा जाता है। तो ये महाभारत काल के बारे में, रामायण काल के बारे में जानकारी अपन ने पौराणिक कालों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद अगर आगे बात करते हैं और महाजनपद काल, तो देखिए इतिहास में अपन पढ़ते हैं तो 16 महाजनपद पढ़ते हैं। वहाँ जो मगध सबसे बड़ा होता है। मध्य प्रदेश में उज्जैन जो अवंती के नाम से जाना जाता, जहाँ राजा विक्रमादित्य। इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में, महाजनपद काल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए महाजनपद काल, मध्य प्रदेश में महाजनपद काल की क्या स्थिति रही थी, कौन कौन से थे? तो चलिए 2 थे यहाँ, चेदी व अवंती। तो चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। 16 जनपदों में से 2 चेदी व अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित हैं। चेदी व अवंती। तो अवंती उज्जैन से आप परिचित हैं, चेदी भी हैं। अवंती उज्जैन मध्य तथा पश्चिम मालवा क्षेत्र में स्थित 2 भाग, उत्तरी तथा दक्षिणी अवंती थी। उत्तर में उज्जैनी तथा दक्षिण में माहिष्मती राजधानी थी। ठीक है फ्रेंड्स,
ये महाजनपद काल के बारे में जानकारी। अब चेदी के बारे में बात करते हैं। सोन और नर्मदा घाटियों के मध्य स्थित था। परिवर्तित चेदी राज्य में कलचुरी वंश का शासन था। विस्तार उत्तर में कालिंजर तक था। ठीक है, तो चेदी व अवंती के बारे में महाजनपद काल में जो 16 जनपद थे उनमें से 2 मध्य प्रदेश में, जिसमें चेदी व अवंती थे। अवंती के बारे में मैंने आपको बता दिया, चेदी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। मौर्य काल। मौर्य काल में कौन कौन से राजाओं का मध्य प्रदेश में शासन था, कहाँ किसका साम्राज्य था? तो चलिए, चंद्रगुप्त के राज्य में सौराष्ट्र, मालवा व अवंती शासक थे। अवंती शामिल थे। चंद्रगुप्त जो रहा था उसके राज्य में सौराष्ट्र, मालवा, अवंती शामिल थे। अशोक 11 वर्ष तक अवंती का प्रातकाल था। गुर्जरा व रूपनाथ शिलालेख से अशोक के शासन की जानकारी मिलती है। अशोक के जो 11 वर्षों तक अवंती का प्रातकाल था, गुर्जर और रूपनाथ शिलालेख से अशोक के शासन की जानकारी मिलती है। विदिशा के व्यवसायी की पुत्री देवी कुमरा देवी से विवाह किया था। मौर्यकालीन स्मारक। अब मौर्यकालीन कौन कौन से स्मारक है जो मौर्यकालीन स्मारक जो प्राप्त हुए उनके बारे में बात करते हैं। तो मौर्यकालीन स्मारक के बारे में अगर बात करें तो सांची, तुमेनु, उज्जैन व बौद्ध महास्तूप, कसरावत, देवर कठोर के स्तूप, पनकु गुहाड़िया का स्तूप। चलिए, मौर्यकालीन स्मारक के बारे में बात करें तो सांची 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व तक, तुमेनु जिला गुना 3 बुद्ध स्तूप, उज्जैन वैश्य टेकरी उज्जैन, कसरावत जिला खरगोन 11 स्तूप, देव कठोर के स्तूप रीवा जिला व पान गुराड़िया के स्तूप सीहोर। तो देखिए, मौर्यकालीन के बारे में अपन बात करिए। प्रागैतिहासिक काल से मध्य प्रदेश के बारे में अपन बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल से पूरा पाषाण काल, मध्य नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल व लौह युग के बाद अपन ने बात की थी पौराणिक काल के बारे में, जिसमें पुराणों के बारे में महाभारत काल, रामायण काल। इसके बाद अपन ने महाजनपद काल में मौर्य के बारे में, मध्य प्रदेश में कौन कौन से राजाओं का शासन था उनके बारे में बात की। तो मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में मैंने कुछ जानकारी आपको उपलब्ध करें। इसके बाद वो लगातार वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं सभी मैंने आयोग, यूनिट 7 जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी, करण, प्रागैतिहासिक हैंड रिटन नोट, सभी वीडियो मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में आपको बताया। तो आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लगातार चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।